आज अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव। ठीक है, जिसके अंदर अपने को अलग अलग आवेश के कारण विभव, ठीक है, विभव है क्या, राशि, अदिश, सदिश कैसी है, ठीक है, द्विध्रुव के कारण विभव, ये सारी चीजें अपने को उसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो आज अपने बात करेंगे सबसे पहले हेडिंग अपनी है विभव। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता दूसरी चीज है विभवांतर। ठीक है, दोनों वैसे देखें तो एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो राशियां पढ़नी है अपने को, एक विभव और एक है विभवांतर। विभव या विभवांतर दिखाता किस चीज पर? विभव या विभवांतर बेसिकली दर्शाता है किसी आवेश को लाने ले जाने के लिए किए गए कार्य। ठीक है, यानी जैसे अगर मैं बिंदु ए है, उस बिंदु ए पर कोई आवेश रखा है Q, जिसके कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, ई नोट जो भी है, ठीक है, उसके पास में कोई दूसरा बिंदु है B, जिस पे मैंने आवेश रख दिया Q0। ठीक है, तो ये जो Q0 आवेश है, इस आवेश को मैं यहां से उठा के यहां तक जब लेके आऊंगा तो उस स्थिति के अंदर मैं क्या कार्य करूंगा, उसे बोलते हैं विभव या फिर विभवांतर। ठीक है, यानी किसी भी बिंदु पर कोई आवेश रखा गया है, उसे उठा के अगर ये दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए जहां पे कोई विद्युत क्षेत्र पहले से हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाऊं तो उस स्थिति के अंदर जो कार्य किया जाता है वो आता है विभव या फिर किसके अंदर है, विभवांतर के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं V की बात करूं तो V को लिखते हैं W/Q0। Q0 होता है परीक्षण आवेश, जिस आवेश को एक बिंदु या अनंत से या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करवाई जाए, गति करवाई जाए। और W होता है उस Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं, उस स्थिति के अंदर कितना कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीजों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं विभव या विभवांतर की परिभाषा बताऊं तो जैसे अगर मैं Q0 का मान 1 कर दूं, Q0 का मान अगर 1 करूं तो Q0 का मान 1 करके V किसके बराबर, W/1, तो V किसके बराबर है, W के। तो यहाँ पे अगर विभव की परिभाषा देखो तो विभव की परिभाषा बनाई जा सकती है वे इकाई कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उस स्थिति के अंदर कितना कार्य करना पड़ेगा, वो आता है विभव या फिर किसके अंदर, विभवांतर। लेकिन इसके अंदर अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी है, जब भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो उस स्थिति के अंदर उस आवेश की गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी उसके वेग के अंदर कोई भी परिवर्तन है न हो, उसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन है न। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, लेकिन बिना उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन किए। ठीक है, उसकी गति ऊर्जा में अपने को कोई बदलाव नहीं करना, तो उस स्थिति के अंदर जो कार्य आता है उसे या तो विभव बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, विभवांतर। इनकी परिभाषा अपने अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो गया अपने पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु है B। यहाँ पे हो सकता है पहले से कोई आवेश हो या न हो, भी आवेश क्या है, Q0। तो अगर मैं विभवांतर की परिभाषा देखूं तो विभवांतर इस चीज को दर्शाता है भी इकाई कूलाम आवेश को, Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, लेकिन बिना उसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन किए। ठीक है, यानी Q0 आवेश को B से मैं A लेके जा रहा हूं, उस स्थिति के अंदर बिना उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन किए मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे, विभवांतर। ठीक है, यानी जब दोनों बिंदु सीमित दूरी पे स्थित हो, ठीक है, यानी दोनों की स्थिति अपने को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अभी A है, A से जो दूसरा B है, उन दोनों के मध्य दूरी क्या है, सीमित है, 50,000, 1500 कितने भी मीटर हो, ठीक है, या किलोमीटर हो, उसको तो क्या बोलेंगे, विभवांतर। और अगर वो जो बिंदु B है, ठीक है, या फिर बिंदु A है, उनमें से कोई सा भी एक अनंत पर, ठीक है, या तो A अनंत पे हो या फिर कोण अनंत पे हो, B अनंत पे हो, तो उस स्थिति के अंदर जो किया गया कार्य है उसे क्या बोलते हैं, विभव। ठीक है, दोनों राशियां एक ही है, लेकिन जब दोनों बिंदु सीमित दूरी पे स्थित हो तब तो उसे बोलते हैं विभवांतर। और अगर उनमें से कोई सा भी एक बिंदु अनंत पे हो, ठीक है, यानी या तो आवेश को अनंत से लेके आओ या फिर आवेश को अनंत पे छोड़ के आओ, ठीक है, दोनों स्थितियों में उसको क्या बोलेंगे, विभव। इसलिए विभव या विभवांतर की अगर परिभाषा देखूं तो विभवांतर की परिभाषा तो लिखी जाती है
भी जब इकाई क्यू नॉट आवेश को या इकाई कूलाम आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। और अगर मैं विभव की बात करूं तो उसमें लिखा जा सकता है जब किसी बिंदु इकाई कूलाम आवेश को बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए अनंत से किसी बिंदु तक या फिर किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। ठीक है, यानी अगर मैं ये लिखूं बी से कहां लेके जा रहा हूं ए, और इनमें से कोई सा भी बिंदु अनंत पे नहीं है, तब विभव का मान नहीं आएगा, क्या आएगा? विभवांतर का मान आएगा, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है? सीमित है। और अगर मैं इसको बी से लेके जा रहा हूं और उनमें से कोई सा भी है, चाहे बी हो चाहे ए हो, कोई सा ये कहां पे रखा गया है? अनंत पे, तो उस स्थिति के अंदर इसको क्या बोलेंगे? उसका विभव। इसको लिखा जाता है जैसे मान लो मैं ए से बी लेके जा रहा हूं, ठीक है, मैं जैसे उसको मान लो ऐसे लेके गया, ए से कहां लेके गया? बी। अगर ए से बी गया तो अगर अपने किसी चीज का अंतर देखें तो अंतर लिखते हैं अंतिम माइनस से प्रारंभिक। तो यहाँ पे ए से अगर बी लेके गया तो अंतिम बिंदु कौन सा है? बी है, तो इसको लिखा जा सकता है बीपी माइनस से बी। यानी अगर ए से बी लेके गया तो अंतर को क्या लिखोगे? अंतिम माइनस से प्रारंभिक बराबर क्या लिखते हैं? डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। ठीक है, यानी ये क्या है? विभवांतर। और अगर इनमें से कोई सा भी एक बिंदु अनंत पे, चाहे ए अनंत पे हो चाहे बी अनंत पे हो, तो अनंत पे हमेशा विभव का मान कितना होता है? 0। यानी अनंत पे विभव का मान कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इनमें से कोई सा भी एक बिंदु अनंत पे हूं, मैंने मान लिया ए अनंत पे है, तो ए अनंत पे होने का मतलब है बीपी माइनस बी की जगह कितना आ सकता है? 0। तब जाके किसके बराबर? डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो यहाँ पे बीपी किसके बराबर आ गया? डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। या फिर हो सकता है कि बी अनंत पे हो, तो अगर बी अनंत पे हो तो बीपी का वैल्यू कितना? 0, तो बचेगा क्या? बी। ठीक है, तो इस आधार पे अपने अलग अलग चीजों की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं विभवांतर की बात करूं तो विभवांतर का मतलब है इकाई कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। और अगर मैं बात करूं विभव की, तो विभव के अंदर इकाई कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु या फिर किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य है उसे क्या बोलेंगे? विभव। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अलग अलग राशि की बात करनी है। तो अगर विभवांतर लिखना हो तो लिख सकता हूँ वीपी माइनस वी, क्योंकि किसी चीज का अगर अंतर लिखना है, ठीक है, तो अंतर के लिए हमेशा लिखते हैं अंतिम माइनस से प्रारंभिक। ठीक है, जिसके लिए अपने लिख सकते हैं वीपी माइनस वी या फिर वीए माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों राशियों की बात करूं, चाहे विभव हो चाहे विभवांतर हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा मान लो बीपी माइनस वीए, ठीक है, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो अगर मैं विभव या विभवांतर की इकाई देखूं तो विभव या विभवांतर की इकाई क्या आ सकती है? ऊपर कौन है? कार्य। कार्य का मतलब क्या आना चाहिए? जूल। और नीचे क्या है? आवेश। तो जूल बटे कूलम। ठीक है, इसलिए जो विभव है, ठीक है, उसकी इकाई क्या आती है? जूल बटे कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको जूल बटे कूलम, तो साथ साथ में अगर मैं बात करूं इसकी सदिश या अदिश होने की, तो जो क्यू नॉट है वो तो है आवेश कूलम। तो कूलम कैसी राशि होती है? अदिश। ऊपर कौन है? कार्य। कार्य कैसी राशि होती है? अदिश। तो अगर नीचे भी अदिश ऊपर भी अदिश, तो टोटल राशि क्या आएगी? अदिश। इसलिए जो विभव है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो चाहे विभव हो चाहे विभवांतर, दोनों ही राशि कैसी है? अदिश। तो अदिश होने का मतलब ये है इसके अंदर जो भी आवेश का मान रखा जाएगा उसको वो अगर माइनस का, तो किसको रखना है? माइनस का ही रखना है। क्योंकि अगर सदिश राशि में बात करें तो सदिश राशि में जैसे एक मान लो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू की जगह मैं प्लस क्यू रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सदिश में अगर आगे माइनस का चिन्ह आएगा भी तो वो किस चीज को दर्शाएगा? दिशा को। लेकिन जो विभव है वो कैसी राशि है? अदिश। यानी यहाँ पे अगर आवेश माइनस क्यू है तो अपने को मान भी क्या रखना पड़ेगा? माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस क्यू है उसके रखने के बाद ये जो माइनस आएगा वो उसकी दिशा को नहीं दर्शा रहा, क्योंकि जो विभव है वो कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, इसलिए अपने को अगर मैं इकाई की बात करूं तो इकाई आ सकती है जूल बटे कूलम, और ये राशि कैसी है? अदिश। और अदिश राशि होने का मतलब ये है इसमें चाहे प्लस क्यू हो चाहे क्या हो माइनस क्यू, दोनों स्थितियों के अंदर अपने को उसके चिन्ह क्या करने हैं? साथ में रखने। ठीक है, क्योंकि अदिश राशि होने का मतलब ये है अगर इसमें माइनस भी आया तो माइनस भी किस चीज को दर्शाएगा? उसके मान।
ठीक है, न कि उसके परिमाण। ठीक है, तो इसी चीज के आधार पे अपने को बात करनी है। तो अगर यहाँ पे बात करें हमने विभव या विभवांतर की, ठीक है, तो बेसिक सी चीज अगर मैं देखूं तो ये मान लो बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु अगर बी है, मैंने पहले से बिंदु ए पर आवेश रख रखा है Q, बिंदु बी पर मैं परीक्षण आवेश लेके आया Q0, जिसको मुझे बिंदु बी से ए की ओर क्या करवाना है, गति करवाना है, और गति करवाने के बाद अपने को कार्य ज्ञात करना है, जिसके लिए अपने क्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ए बिंदु को देखूं तो ए पे मान लो प्लस का क्यू आवेश है, प्लस का क्यू आवेश है, इसका मतलब ये है कि इस बिंदु प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, बाहर की ओर। अपनी बात ये पहले चैप्टर में अगर प्लस का हो तो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो हमेशा किस ओर होती है, बाहर की ओर। तो इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होनी चाहिए इसके कारण, ठीक है। अब मैं दूसरा आवेश लेके आ रहा हूँ Q0 आवेश को B से किस ओर लेके आ रहा हूँ, A की ओर। तो जो Q0 है उसकी गति होगी इस तरफ, ठीक। तो अगर मैं विभव या विभवांतर के लिए कार्य का मान ज्ञात करूं तो कार्य बराबर लिखते हैं F डॉट S, अपने लिखते हैं बल गुणा विस्थापन, ठीक है। और F डॉट S के लिए क्या लिख सकते हैं, F S cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य है वो अपने दो प्रकार से बात करते हैं, हो सकता है प्लस का है या हो सकता है माइनस का। क्यों प्लस का तब आता है जब बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, एक ही, और माइनस का तब आता है जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे क्या हो, विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे मान लो Q0 लेके आया तो Q0 धनावेश है, तो अगर मैं धनावेश में किसी विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा किस ओर होनी चाहिए, हमेशा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आवेश Q है, जैसे हमने लिखा था कि जो E है उसको, जो F है उसको लिखते हैं Q गुना E, यानी अगर Q धनावेश होता है तब तो E और F की दिशा होती है समान, और अगर Q ऋणावेशित होता है तो E और F की दिशा एक दूसरे क्या होती है, विपरीत, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि Q0 धनावेश का है, ठीक है, क्योंकि अपने को इकाई परीक्षण आवेश हमने धनावेश लिख रहे हैं, तो यहाँ पे Q0 अगर धनावेश है और E है तो E प्लस आवेश पर हमेशा बल अपनी दिशा में लगाता है, यानी इसके बल की दिशा आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के कारण इसलिए लिख रहा हूं Fe, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो अगर Fe इस दिशा में है और मुझे अनंत से बिंदु A या B से A तक लेके आना है या फिर अनंत से A तक लेके आना है, तो इस Q0 आवेश को मेरे को इस तरफ गति करवानी पड़ेगी। तो अगर विद्युत क्षेत्र के कारण देखूं तो विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत। विद्युत क्षेत्र के कारण अगर देखूं तो दोनों की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत आ रही है। तो एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब ये है कि जो किया गया कार्य है वो किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। यानी अगर मैं विद्युत क्षेत्र के कारण देखूं तो वो कार्य किसका आना चाहिए, माइनस, ठीक है, क्योंकि उन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। यानी अगर मैं W लिखूं इसके कारण विद्युत क्षेत्र के कारण, तो उसके कारण जो दिशा है वो उसके क्या आएगी, बिल्कुल विपरीत आएगी, ठीक है। अब अपनी एक बात की भी अगर विभव या विभवांतर की बात करूं तो उस स्थिति के अंदर उस आवेश की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होने का मतलब ये है वेग डेल्टा के ई का वेग कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि अपन ये कह रहे हैं कि स्थिति के अंदर गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो तो डेल्टा के ई कितना 0, डेल्टा के ई होने का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, और के फाइनल माइनस के इनिशियल 0 तब हो सकता है जब के फाइनल इक्वल टू क्या हो, के इनिशियल। अब अपने गतिज ऊर्जा को देखूं, ये लिख सकता हूं mv का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/2 mu का स्क्वायर। m तो बदल ही नहीं सकता क्योंकि m तो सेम रहेगा। अगर कोई कार 50 किलो की है तो 50 की रहेगी वो, ठीक है। यानी पहली गतिज ऊर्जा और बाद की गतिज ऊर्जा बराबर तभी हो सकती है जब दोनों स्थितियों में उसका वेग भी क्या हो, समान हो। तो दोनों का वेग समान होने का मतलब ये है, तो जो पहला वेग है वही वेग कब हो, बाद का। तो दोनों का अगर वेग बराबर है तो वेग बराबर होने का मतलब यह है कि उसके वेग में परिवर्तन कितना है, 0, और वेग में परिवर्तन 0 होने का मतलब क्या है, त्वरण कितना है, 0, क्योंकि ये बराबर क्या लिखते हैं, v माइनस u/t, और वेग में परिवर्तन कितना करना है, 0, क्योंकि अपने को गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव ही नहीं करना। तो अगर
वेग में परिवर्तन 0 तो त्वरण कितना 0, और अपन विकर्ण देखेंगे तो f बराबर क्या लिखते हैं ma, तो अगर k का वैल्यू 0 तो f का वैल्यू कितना आएगा 0। इसलिए गति ऊर्जा जब भी अपने विभव या विभवांतर की बात करें तो जिस आवेश को गति करवाई जा रही है उस पे परिणामी बल का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, तब उसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर f का वैल्यू 0 है, f का वैल्यू कितना है 0 है, तो f का वैल्यू 0 होने के लिए इधर जो बल लगेगा उतने बल इधर लगना चाहिए, तब जाके इस पे कुल बल का मान कितना होगा 0, क्योंकि मुझे तो इस आवेश को इधर लेके आना, ठीक है, तो इधर लेके आने के लिए एक तो आवेश Q0 के लिए इधर लेके आया तो मेरे को बल तो इधर लगाना पड़ेगा, जबकि विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा बिल्कुल क्या लगा रहा है विपरीत, ठीक है, मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर FE भी इस साइड और मैं भी इस साइड बल लगाऊं तो दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी। या फिर मेरे द्वारा लगाया गया बल इस तरफ है और FE का बल भी इस तरफ ही हो, तो दोनों की दिशा अगर समान होगी तो दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और अगर दोनों बल आपस में जुड़ गए तो जुड़ने का मतलब ये है कि F आने का मतलब त्वरण आएगा, और त्वरण आते वेग में क्या हो जाएगा परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन होती है उसकी गति ऊर्जा में भी क्या हो जाएगा परिवर्तन, जो कि अपने को करना है, ठीक है। यानी अगर अपने को गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन करना ही नहीं है तो उसके लिए दोनों बलों की जो दिशा है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, ठीक है। तो विपरीत करने के लिए जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र बल लगाता है बाह्य बल उसकी दिशा बिल्कुल क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, यानी जिस तरफ बाह्य बल लगता है उसके बिल्कुल विपरीत लगना चाहिए विद्युत क्षेत्र। इसे लिख सकता हूं बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के बिल्कुल ऋणात्मक के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो बलों की दिशा वो एक दूसरे क्या है विपरीत, एक तो विस्थापन का विरोध करो और एक विस्थापन को सपोर्ट करो, ठीक है, तो जिसके कारण दोनों का जो कार्य है वो एक दूसरे क्या आना चाहिए, विपरीत आना चाहिए, ठीक है। इस आधार पर अपने को इसकी बात करें, ठीक है, तो इसके आधार पर अगर अपने देखें बाह्य विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण कितना क्या बल आएगा, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य के लिए अपने लिखा था F.S बल गुना विस्थापन, लेकिन अपने एक बात ये भी की थी भी अगर कहीं पे भी कोई बल परिवर्तित हो, कहीं पे भी कोई बल क्या हो परिवर्तित हो, ठीक है, जैसे मान लो अगर बात की अपने 11th क्लास में बात की परिवर्ती बल के लिए, तो परिवर्ती बल के लिए जो किया गया कार्य है वो लिखते हैं F.ds और उसका क्या करते हैं अपने समाकलन करते हैं, ठीक है, ये अपने अच्छी तरीके से 11th में बात की है भी अगर नियत बल हो तब तो उसको F.s सीधा कर लो, लेकिन अगर वो बल नियत नहीं है वो एक परिवर्ती बल है तो परिवर्ती बल की स्थिति के अंदर उसके अंदर F डॉट क्या करना है ds, यानी उसे अल्प विस्थापन के लिए समाकलन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर F को देखूं तो F परिवर्ती है या अपरिवर्ती उस चीज का अपने को निर्धारण करना है, ठीक है। जैसे मान लो बिंदु A है जिस पे आवेश मैंने रखा था Q, दूसरा बिंदु B है जिस पे आवेश क्या रखा गया है Q0 रखा गया है, और उस Q0 आवेश को बिंदु B से किस ओर लेके आ रहा हूं A की ओर लेके आ रहा हूं, और उस स्थिति के अंदर मुझे किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो अगर मैं W लिखूं F.S, तो अगर मैं डायरेक्ट F.S लिखूं तो F.S होने का मतलब ये है कि ये जो आवेश उस पे बल लगा रहा है उसका बल क्या है नियत है, यानी दूरी के साथ परिवर्ती नहीं होगा। तो अपने को ये चीज देखनी है कि A द्वारा लगाया गया जो बल है वो इसके साथ बदल रहा है या नहीं बदल रहा, अगर बदल रहा है तब तो मैं F.S नहीं लिखता, उसे लिखना पड़ेगा F.ds, ठीक है। और अगर A द्वारा लगाया गया बल B पर नियत है तब उस स्थिति के अंदर F क्या लिखा जा सकता है F, तो जो F है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल है, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल की बात करूं तो उसको क्या लिख सकता हूं Q गुना Q0 गुना E, और Q0 को क्या लिख सकते हैं कि E को क्या लिख सकते हैं Q/R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो F देखूं तो जो F है वो R के साथ बदल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये आवेश इसके समीप आएगा तो इन दोनों के मध्य की दूरी भी क्या होती रहेगी बदलती रहेगी, जैसे जैसे Q0 इसके पास में आता जाएगा तो इनके मध्य की दूरी क्या होती रहेगी कम होती रहेगी, तो जैसे जैसे दूरी कम हो रही है तो R का मान बदलने का मतलब ये है कि F का मान भी क्या होगा बदलेगा, तो ये जो F है वो दूरी के साथ कैसा है
परिवर्ती बल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं W लिखूं तो W को F डॉट S सीधा नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो F है वो कैसा बल है? परिवर्ती। क्योंकि F एक प्रकार का कूलाम बल है, और कूलाम बल दूरी के साथ क्या होता है? परिवर्तित। क्योंकि किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेके आऊं, या फिर किसी बिंदु से अनंत तक लेके आऊं, या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाऊं, तो दोनों कोई सी भी क्रिया हो इनमें से सभी क्रियाओं के अंदर दोनों आवेशों के मध्य की दूरी में क्या होगा? परिवर्तन। चाहे वो आवेश पास में आए, चाहे वो आवेश दूर जाए, दोनों स्थितियों के अंदर उनके मध्य क्या होना है? परिवर्तन। तो अगर उन दोनों के मध्य परिवर्तन ही हो रहा है r में, तो F है, F को लिखते हैं a/r का स्क्वायर, या फिर अगर E देखो तो E को लिखते हैं k/r का स्क्वायर। तो चाहे विद्युत क्षेत्र के हिसाब से बात करूं, चाहे पूर्ण बल के अनुसार, दोनों स्थितियों में r के मान को बदलने पर F के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो F के मान में परिवर्तन होने का मतलब है दूरी के साथ F कैसा बल है? परिवर्ती बल है। तो परिवर्ती बल के लिए अपने F डॉट S नहीं लिख सकते, उसे लिखा जाएगा F डॉट ds। ठीक है, और यही F अगर विद्युत क्षेत्र का है तो उसके लिए आगे निशान किसका लगाया जाएगा? माइनस का। ठीक है, यानी अपने को यहाँ पे अलग अलग स्थितियों के अंदर बात करनी है कि बल है वो कैसा है, परिवर्ती सदी कैसा। ठीक है, तो एक चीज अपने को क्लियर है, V के कारण जो बल आएगा पूर्ण आवेश में वो कैसा बल है? परिवर्ती बल है। तो परिवर्ती बल की स्थिति के अंदर यहाँ पे जो कार्य आएगा वो अलग अलग टुकड़ों dw के रूप में निकालना पड़ेगा, और बाद में उसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन, यानी विभव के लिए मुझे w बराबर लिखना पड़ेगा F डॉट ds, और उसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन। ठीक है, और अगर ये दोनों बिंदु सीमित दूरी पे तब तो आएगा विभवांतर, और अगर इनमें से कोई सा भी एक अनंत पे है, चाहे a अनंत पे हो चाहे b अनंत पे हो, तब उस स्थिति के अंदर क्या